नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। वोट की गड़बड़ी या रणनीति, जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय यह पूरे तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, जिसमें कि आपको बता दें कि बीजेपी के मंत्री की ओर से भी तमाम आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनकी ओर से बयान को जारी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रदेश भर में इस समय वोट चोरी को लेकर विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है, जहां उत्तर प्रदेश में भी कन्नौज सीट इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव सांसद हैं और जहां पर कन्नौज की सीट इस समय लगातार विषय बनी हुई है और जिसमें तरीके से उत्तर प्रदेश में कन्नौज की सीट विवादों के घेरे में है, जहां बीजेपी के मंत्री की ओर से बयान जारी किया गया है और जिसमें उनकी ओर से तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। तो वहीं आपको बताते चले कि उनकी ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि वोट में गड़बड़ी के चलते इसका फायदा अखिलेश यादव को हुआ और जिसकी वजह से वे कन्नौज की सीट जीत गए। तो वहीं आपको बताते चले कि इस बीच सबसे बड़ा सवाल आखिर यह है कि आखिर प्रदेश भर में चल क्या रहा है। लोकतंत्र के जहां पर प्रदेश भर में हमारे देश की बात की जाए तो लोकतंत्र की बात की जाती है और जहां पर चुनाव हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन जिस तरह इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं अब चूक जो है वो होती हुई नजर आ रही है और जिसको लेकर विपक्ष भी पूरे तरीके से हमलावर हो गया है। तो मैं आपको उन बयानों को सुनाना चाहूंगी जो इस समय विपक्ष के साथ साथ बीजेपी की ओर से दे गए हैं। मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहां पे जुड़े हुए थे। ने एफिडेविट दिए हैं, मेल किया है, तो अब क्या डिजिटल इंडिया भी गड़बड़ हो गया, उसके खिलाफ भी विरोध करें हम लोग। जब मेल किए हैं 18,000 ऐसे लोग जिनको वोट नहीं डालने दिया गया, डिलीट हुआ, उसके लिए कई जगह एफआईआर लिखाई गई और एफआईआर में प्रशासन दबाव बना रहा है। एक हिस्सा तो यह है कि जो वोट बनवाना कटवाना, अरे यूपी में तो डकैती हो गई थी, पुलिस ने लग करके, प्रशासन ने लग करके वोट लूट लिया। सोचिए, एफिडेविट्स हैं हमारे पास 18,000 एफिडेविट्स हैं जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन एक पे भी कार्रवाई कर दे तो एक भी वोट नहीं छूटेगा। देश भर में वोट की गड़बड़ी को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज से चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जो कि मैंने अभी आपको सुनाया है। तो वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं जीएफएक्स के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक की ओर से तमाम बयान देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री और बीजेपी के विधायक असीम अरुण ने दावा किया है कि कन्नौज लोकसभा सीट पर हर बूथ पर बीजेपी के समर्थकों के वोट जानबूझकर काटे गए। यही नहीं, आगे उन्होंने यह भी दावा किया कि 10 से 15 वोट प्रति बूथ से गायब थे और कई जगह फर्जी वोटरों के नाम भी जोड़े गए थे। तो वहीं आपको अब ये समझाते हैं कि किस पर आरोप है। असीम अरुण ने बिना सीधे नाम लिए इशारों में कहा है कि किसे फायदा हुआ है यह पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को जरूर लाभ मिला है। तो उनकी ओर से साफ तौर पर अखिलेश यादव का नाम लिया गया है और जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे तरीके से गरमा गई है। तो वहीं अब आपको हम यह भी समझाते हैं कि आखिर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कन्नौज से जो जीत दर्ज की है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर वोट सही तरीके से जुड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो बीजेपी के आरोप जो है वो इस समय साफ है। तो वहीं यहाँ पर अब तमाम सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं, जिसपे मुख्य सवालों की बात की जाए तो मुख्य सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी
सोची समझी साजिश थी? क्या यह केवल कन्नौज तक सीमित था या फिर अन्य सीटों पर भी? क्या इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर हो रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस समय लगातार बने हुए हैं। और जिस तरीके से, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि पूरे देश भर में इस समय मतदाताओं की वोटर लिस्ट को लेकर घमासान छिड़ रहा है और जहां पर अब कन्नौज की सीट भी विवादों के घेरे में आ गई है और जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। तो वही आपको बताते चले कि कन्नौज सीट पर पहले भी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। 2019 में बीजेपी जीती थी, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी ने सीट को वापस ले लिया और अब उसी पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। अब इसमें अगले कदम क्या कुछ हो सकते हैं? आखिर क्या कुछ बीजेपी की ओर से किया जा सकता है? ये भी अपने आप में बड़े सवाल है, जिसमें कि आपको बता दें कि अगला कदम यदि बीजेपी की ओर से उठाया जाता है तो उसमें हो सकता है कि बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। लेकिन ये सवाल बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसमें अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे, इसको लेकर अभी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि क्या दोबारा वोटिंग की मांग उठेगी, ये तमाम सवाल इस समय बने हुए हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से श्याम चलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो श्याम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार विपक्ष की ओर से वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, पहला रिएक्शन। निकिता जी, आपको और मेरे साथी मित्र राकेश जी को और मेरे आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको आज एकादशी की शुभकामनाएं। हम लोग सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं कि सबका जीवन सफल हो, आनंद घरों में आता रहे। अब देखिए निकिता जी, हमारे विधायक जी ने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप बिल्कुल सत्यता के लगाए उन्होंने। क्योंकि कन्नौज जो सीट है, ये समाजवादी पार्टी की वो सीट है जहां पर इन्होंने अपने स्पेशल गुंडे पाले हुए हैं और ये लोग वहां के वोटर्स को, गरीब वोटर्स को डरा के धमका के पोलिंग बूथ तक भी नहीं जाने देते हैं और उनके वोटरों को इन्होंने बाहर से फर्जी वोट डलवा करके, नाम बढ़ा करके, क्योंकि वहां के जो भी बीएलओ है, जो भी वहां के कर्मचारी हैं, वो सब इनसे डरे हुए रहते हैं। और ऐसे इन्होंने तमाम लोकसभा की सीट इस बार चयनित की थी और उसी का कारण है कि ये इतनी सीटें लेकर के आए हैं। तो ये अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने चोरी की है, वोट बढ़ाए हैं, फर्जी वोट बढ़ाए गए हैं और पूरा विपक्ष बढ़ा रहा है। अब जब उस पर एफआईआर चल रही है, अब उनको डर बैठ गया है निकिता जी। अब इन्हें लग रहा है कि जो इनके वोट बढ़े हैं वो वोट अब पढ़ नहीं पाएंगे, वो वोट चले गए, इसलिए ये बेचैन है और ये जानबूझ करके एक हंगामा खड़ा करके ये शो करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, कांग्रेस की बनाई हुई संस्था थी, भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सरकार के अधीन रहती है वो एक अलग विषय है, लेकिन भाजपा से कोई लेना देना नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे मंत्री ने तो कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर होनी चाहिए। हम तो अभी उत्तर प्रदेश में भी कराने की मांग कर रहे हैं। फिर इनको क्या आपत्ति आ रही है? क्यों ये जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्यों ये रैलियां निकाल रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जो वोट इन्होंने बढ़ाए हैं वो वोट कट गए, वो एफआईआर में सामने आ गए हैं, अब इनके वोट नहीं है, इसलिए ये बेचैन है और एक तरह का माहौल बना रहे हैं जिससे कि देश की स्थिति बिगड़े, यहाँ पर अराजकता फैले और ये माहौल बनाने के प्रयास में है पूरा संपूर्ण विपक्ष। तो श्याम चलोनी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि वोट की चोरी या फिर हेरफेर तो हो ही रही है? अरे नहीं होती तो इनको 37 सीटें कहां से मिल जाती? उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई है? क्योंकि इन्होंने बढ़ाए हैं, वो चोरी की है, लोगों को जाने नहीं दिया पोलिंग बूथ पर। जिस तरह से ये गुंडागर्दी करते हैं, जिस तरह से दबंगई करते हैं, ये दबंग लोग हैं ये। अब गरीब आदमी वोट डालने नहीं जा पाता है। तो आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से जो है तमाम चूकें हुई हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि वोटों की चोरी हुई है, वोटों में हेरफेर हुई है और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में जो है इनकी सीटें आई हैं, तो ये तो साफ तौर पर आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं।
हम चुनाव आयोग पर आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग अब सतर्क हुआ है, जब सभी राजनीतिक पार्टियां ये बात कहने लगी है, क्योंकि अब सबको लगने लगा है। हमको लगा कि हमारे वोट कहाँ चले गए। हम कंफर्म थे कि हमको कम से कम 70 सीट आएंगी, लेकिन हमारी सीटें नहीं तो आई। श्याम जी, फिर तो मतलब सवाल कि ये भी इन्होंने बनता है वोट कि पाए। जहां पर बीजेपी की सीट आई है, हो सकता है वहां भी कोई गड़बड़ी हो। खैर ठीक है, राकेश जी, हम तो चाहते हैं निकिता जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या है आपका पहला रिएक्शन? देखिए, वोट चोरी तो लगातार हो रहा है, और ये वोट चोरी का और ईवीएम से ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ये बीजेपी की सरकार बने। और तब तो श्याम सलोनी जी भी मान लिए कि वोट चोरी हो रहा है। मैं तो चलो बधाई देता हूँ, बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, और यहाँ तक कह दिए कि विपक्ष से डीएम डर रहा है। तो जीरो टॉलरेंस और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश का ये दबदबा खत्म हो गया। यानी जब हम लोगों से डीएम डर रहा है निकिता जी, तो चलिए बधाई हो। मैं तो श्याम सलोनी जी को कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जब पब्लिक डोमेन में बात हो रही है तो पब्लिक डोमेन में लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहा, और इतनी संख्या में लोगों को मृतक बता के वोट काट दिया गया, तो वो लिस्ट क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहे हैं? क्या मृतकों को बताना ये चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार के चुनाव में नया वोटर एक भी नहीं जुड़ा। क्या नए वोटर एक भी न जुड़ना ये चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है? उनकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है? दर्जनों ऐसे नाम हैं। खुद बीजेपी के एक सांसद ने रीवा में 1100 वोट एक ही मकान में जांच करवा के पकड़वाया। उन्होंने बयान दिया कि चुनाव आयोग की इतनी बड़ी लापरवाही कि एक मकान में 1000 वोट और रहने वाला एक व्यक्ति। आप अभी देखे होंगे आदित्य श्रीवास्तव की घटना, तमाम बड़े चैनलों ने इंक्वायरी किया, जमीनी हकीकत को टटोला और फैक्ट चेक किया तो पता चला। ठीक है राकेश जी, ठीक है श्याम जी, वैसे सवाल तो देखिए बनता है, कहीं ना कहीं आप लोग भी ये बात मान रहे हैं कि जी वोटों की हेरफेर तो हो रही है। जी, पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि डीएम डर रहे हैं। मैंने डीएम शब्द बोला ही नहीं है। मैंने कहा कि गरीब जनता जो वोटर है उनको ये नहीं जाने देते वोट तक। आप श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे बाद में, जब यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो श्याम सलोनी जी, आप लोग जो है चुनाव आयोग से इस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए विपक्ष तो आपका लगातार आप पर यही आरोप लगाता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की जो है मिली भगत चल रही है। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं आपका इस तरीके का रवैया जो है उस विश्वास को और भी ज्यादा जो है वो गहरा देता है। नहीं देखिए निकिता जी, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। यदि इनके आरोप में सत्यता होती, ये दर्द से होते कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन श्याम जी, जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार भी तो नहीं है ना? बिल्कुल निराधार है इनके आरोप, बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने इनको समझ दिया है। अभी आपने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वोटों की चोरी या फिर हेरफेर तो जो है वो कन्नौज की सीट से हुई है। हम देखिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या कहा है कि ये गरीब लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं, उनके वोटों को ये दूसरे लोगों से डलवाते हैं। और चूंकि वहां तो जो भी कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी इनके गुंडों से भयभीत है, तो ना मालूम है कि हमको चुनाव के बाद 5 बजे के बाद में फिर यही रहना है। वो उसी जिले के सब लोग होते हैं, उनको अपनी जिंदगी जान प्यारी है, वो भयभीत रहते हैं, इसीलिए इनके वोट इस बार बढ़ गए हैं। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि यदि चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हो तो चुनाव आयोग ने आपको अपनी पीसी करके पूरा डिटेल दिया है और आपको समय दिया है, आपसे एफिडेविट मांगा है, आप सच्चे हैं, एफिडेविट दीजिए। अब अखिलेश यादव जी उल्टा राग लाप रहे हैं कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए हैं कि हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। अरे भाई, आपके लोग वोट डालने आए थे, नहीं आए थे, किसी विषय में थे, किसी परिस्थितियों में थे, या आपने एफिडेविट लिख दिया, मुझे डाल नहीं दिया गया। ठीक है श्याम जी। राकेश जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आप लोगों को समय भी दिया गया है, तो एफिडेविट का जो समय दिया गया है, क्या आप सबमिट कर रहे हैं? आपको लगता है कि आगे जो है इस सभी पर कार्रवाई होगी? कितना झूठ बोल रहा है
इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग कितना निहायत झूठ बोल रहा है। 18,000 एफिडेविट हमारी पार्टी ने जब चुनाव आयोग को दिया तो चुनाव आयोग अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? किस बात का एफिडेविट दिया जाएगा? इसी तरीके से तो हमारे घर में अगर चोरी हो और मैं पुलिस थाने में जाके FIR लिखाऊं और थानेदार कहे कि आप जो है एफिडेविट पे लिख के दीजिए, एफिडेविट दीजिए, तब तो हो गई कार्रवाई। मैं तो आरोप लगा रहा हूं और कौन तो नहीं राकेश जी, देखा आप क्या चाहते हैं कि बिना मतलब लिखित में कुछ भी दिए जो है तो क्या, तो आप क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सीट पर पहुंच जाए सीधा? निकिता जी, मैं कह रहा जो हूं प्रोटोकॉल है वो तो आपको अपनाने पड़ेंगे, जो हायरार्की है काम करने की वो तो आपको निभानी ही पड़ेगी ना, आपको लिखित में देना ही पड़ेगा आवेदन। मैं कह रहा हूं कि ये 18,000 एफिडेविट पे क्या हुआ, आप भी बता दीजिए मुझे। अरे राकेश जी, नहीं निकिता जी, मैं कह रहा हूँ 18,000 एफिडेविट जो दिया गया समाजवादी की तरफ से, उस पे क्या कार्रवाई आप ही बता दीजिए निकिता जी। जो समय अभी आपको दिया हुआ है उसमें भी तो आपको नोटिस देना है ना? नहीं, क्या देना है नोटिस? आप लिखित में देंगे, आप उस पर कार्रवाई होगी। अगर आपको चुनाव आयोग पर भी यकीन नहीं है, सर राकेश जी आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी जो है इसमें चोरी में जो है वो मिला हुआ है, तो यानी कि आपको तो चुनाव आयोग पर भी यकीन नहीं है, तो आपके तो लिखने का मतलब ही नहीं, आप फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। पूरा चुनाव आयोग चोरी में लीन है क्या? आपको नहीं दिखाई दिया क्या चंडीगढ़ में? मैंने आपसे क्या कहा? नहीं चंडीगढ़ आपने पहली अपनी लाइन में बोला कि चुनाव आयोग भी जो है वो इसमें मिला हुआ है, तो यानी कि आपको चुनाव आयोग पर भी जो है वो पूरे तरीके से भरोसा नहीं है, तो उसकी प्रक्रिया पर क्या ही भरोसा होगा? समय आप श्याम सलोनी जी को देती हैं बोलने को, उतना समय विपक्ष के लोगों को भी दिया करिए। पहली बात, मैं बराबर समय आपको दे रही हूँ। आप खुद आप सवाल नहीं कर पा रही हैं और सवाल का जवाब मैंने आपसे बिल्कुल सही करा है, लेकिन आपने जिस तरीके का जवाब दिया है ना, सुनिए राकेश जी, आपने जिस तरीके का जवाब दिया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। बैठना नहीं चाहता हूँ राकेश जी, आप निष्पक्ष सवाल का जवाब ही नहीं सुनना चाहती हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो चंडीगढ़ में हुआ उस अधिकारी को चुनाव आयोग ने अभी तक क्या कार्रवाई किया? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो पानीपत की घटना हुई, वही EVM मशीन और वही चुनाव आयोग जिसको सरपंच बना दिया, और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट गया और वही मशीन से जब रिकाउंटिंग हुई तो वही सरपंच हारे हुए को बना दिया, तो चुनाव आयोग को क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग को आप चोर नहीं कहेंगे? राकेश जी, 18,000 एफिडेविट दे, 18,000 एफिडेविट दे के समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग को कहती रही। चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? आप तक आवाज आ रही है? कितने अधिकारी को चुनाव आयोग ने बाहर किया? कितने अधिकारी पे कार्रवाई किया? 17 से 22, 19, 24। ठीक है राकेश जी, श्याम सलोनी जी आप बोलिए। नहीं जी आप बताएं। हो गए 4 चुनाव में कितने उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई? आप मीडिया में है, आप बता दीजिए कि चुनाव आयोग 4 चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी। राकेश जी, श्याम सलोनी जी जो पूछ रहे हैं पहले मुझे सुनने दीजिए, बताएं। राकेश जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, जिस संविधान की किताब को लेकर आप और आपका पूरे नेतागण घूम रहे थे गली गली, उसी संविधान का शपथ आप भी खाते हैं श्याम सलोनी जी, उसी संविधान का शपथ आप भी खा के आए हैं। अरे मेरे मित्र, सरकार में बैठ कर और उसी संविधान को आप खरोच रहे हैं। अरे मित्रवश लीजिए, आप संविधान को लेकर घूम रहे थे। आपको जब लगता है कि 18,000 एफिडेविट जो आपने दिए हैं उन पर कार्रवाई नहीं चुनाव आयोग कर रहा है, तो चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है ना। वैसे तो आप बात पर सुप्रीम कोर्ट भागते हो, तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सलोनी जी, ऐसे लगता है ना कि मैं मंदबुद्धि से बहस करने बैठ गया हूँ, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है मैं उससे बहस कर रहा हूँ। मुझे भी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कितने मंदबुद्धि से मैं कह रहा हूँ कि देश में। राकेश जी, आपको सीधे जवाब तो देने हैं नहीं, मंदबुद्धि से लगेंगे, ठीक है? आपको सीधे जवाब तो देने हैं नहीं, आप इधर उधर की बातें कर करके आप ये नहीं कर रही हैं, आप वो नहीं कर रही हैं, आप मैं किससे बात कर रहा हूँ, इसी सब में आप बस मेरा समय जो है वो बर्बाद कर देंगे। नहीं समय तो आप बर्बाद कर रही हैं और आपका नहीं बिल्कुल मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ। सुनिए मेरी बात, तो जितने भी होते हैं सब हमने समय निकाल कर आपको यहाँ बिठाया है, ठीक है? समय नहीं है, हम कह रहे हैं कि क्या हुआ आपके डिबेट शो में, क्या चल रहा है बताइए। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप सवाल कर रही हैं? आप ऐसी कोई सवाल आपने सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये पूछा कि सर
आप मतलब कि सीधा जो है चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि उनकी प्रक्रिया पर भी आपको भरोसा नहीं है क्या? मुझे नहीं है, और चुनाव आयोग पे अगर तो फिर आप किस उम्मीद में बैठे हैं चुनाव आयोग के सामने? जब आपको उनकी प्रक्रिया पर ही यकीन नहीं है तो किस उम्मीद पर बैठे हैं आप? बताइए जरा मुझे। अब मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप किस उम्मीद लगाए को बैठे हैं वहां पर? आप बोलने तो देगी तब तो जवाब देंगे। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पहली बार घुटना टेक दिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, बीजेपी की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वही चुनाव आयोग पढ़ रहा है। चुनाव आयोग ऐसे लड़खड़ा गया है कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो एफिडेविट मांग रहा। मैं तो कह रहा हूँ एफिडेविट दिया हूँ, आप कार्रवाई करिए। 18,000 एफिडेविट दिया हूँ। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने उस दिन सदन में पूरे मीडिया को, लोगों को भी एफिडेविट बांट दिए। चुनाव आयोग क्यों बयान नहीं दिया अब तक? चुनाव आयोग क्या कर लिया आप बताइए हमें। वो इसको आपने लिख के दी थी बीजेपी को? नहीं, बीजेपी की भाषा चुनाव आयोग बोल रहा है, और इसलिए बोल रहा है कि उसके बेटी और दामाद जो उत्तर प्रदेश में डीएम बने बैठे हैं बीजेपी के नामों पे, इसलिए चुनाव आयोग डरा हुआ है। और चुनाव आयोग बीजेपी का कठपुतली बनकर जो काम कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग इस समय चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सवाल ठीक है राकेश जी, चुनाव आयोग से कर रहे हैं, हो गया आपका सवाल बीजेपी को पेट में दर्द का हो जवाब रहा है। पूरा। ठीक है राकेश जी। श्याम सलोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से तंज भी कसा जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक की बात की जाए तो उन्होंने बयान तो दिया है, लेकिन क्या उनके पास तमाम सबूत भी हैं? देखिए निकिता जी, बयान दिया है तो निश्चित तौर पर सबूत भी होंगे उनके पास। बिना सबूत के तो बयान नहीं देंगे। वो जिम्मेदार पद पर है, मंत्री है, तो इतनी छोटी बात समाजवादी पार्टी की बात थोड़ी ना करेंगे। आईपीएस भी रह चुके हैं, उनको मालूम है संविधान की कसमें भी खाई है। 2 बार जब आईपीएस बने तब भी उन्होंने संविधान की कसम खाई, और आज जब मंत्री बने तब भी उन्होंने कसम खाई। तो वो अपने निर्वाण को निभाना चाहते हैं तो उनका कार्य है। सवाल ये आता है निकिता जी कि मैं कोई आरोप लगाता हूं, मैंने आरोप लगाया लेकिन मैं आरोप को सिद्ध नहीं कर पाता हूं, और जब मुझे विश्वास है कि जो मैं बोलता हूं वो सच है तो मुझे कुछ भी लिखित में देने में क्या प्रॉब्लम? मैं क्यों नहीं हलफनामा दूंगा? मैं क्यों नहीं शपथ पत्र दूंगा? क्योंकि मैं कहीं गलत हूं। अगर मैंने हलफनामा दे दिया तो 7 साल की सजा होगी और लोक संसदीय अलग से जाएगी। ये सांसद बने बैठे, क्या आप बैठ के दर्शकों को बता रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि 18,000 हलफनामा दिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई? और जो आप एक हलफनामा पे कार्रवाई बता दीजिए। हलफनामे का आप हलफनामा यानी इसके मतलब कि राकेश जी 7 दिन के भीतर कितने हलफनामे दे दिए आपकी पार्टी ने? समाजवादी एक शिकायत तक नहीं की इन लोगों ने। क्या निकिता जी आपने क्या कहा? सर मैंने आपसे ये सवाल किया है कि इन 7 दिन के भीतर जो समय दिया है, जब आप कह रहे हैं कि 18,000 जो है आपकी पार्टी पहले दे चुकी है, तो अभी दोबारा से दे दीजिए, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल, इसमें कोई आपत्ति है क्या? मैं कह रहा हूँ मुझे आपत्ति नहीं है। हाँ तो फिर बस सर यही तो बात है कि हलफनामा जो है वो दे दीजिए। आप शायद देश के मुख्य मीडिया पे नजर नहीं बना के बैठी हैं, आपको ये आइडिया देखिए नहीं फिर है आप वही सब चीजें आप सीधे जवाब नहीं देते हैं। जब आपसे जब पूछो सवाल आपके पास जवाब होता नहीं है, आप इधर उधर की बातें घुमाते हैं कि हम ये नहीं देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। आप एंकर, आपको ये नहीं पता? अरे आपसे मैंने सवाल पूछा, मुझे मेरी पूरी जानकारी है, मैं पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। जब आप 18,000 हलफनामे दे चुके हैं तो अभी आपको देने में क्या जोर पड़ रहा है? मैं आपसे यही तो जानना चाह रही हूँ कि 7 दिन का जो समय दिया गया है उसमें दोबारा सबमिट कर दो। ये कार्रवाई का डर लग रहा है आपको कार्रवाई का डर लग रहा है कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए? उल्टा नहीं पड़ जाएगा, बिल्कुल लगेगा, लग रहा है आपको डर, तभी तो आप जो है नहीं बोल रहे हैं। आप वो 18,000 लेकर बैठे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको जानकारी तो आप बताइए ना कि अखिलेश। मैंने आपसे क्या बोला? मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ वो आप सवाल का जवाब ना देकर जो है इधर उधर घुमाने में लगे हैं बस। यादव जी ने जो एफिडेविट दिया, ये आपको जानकारी है कि नहीं? मैंने आपसे जो सवाल करा, मैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ी हूँ, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए खड़ी हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यदि आप राकेश जी सवाल के जवाब नहीं दे सकते तो आप जा सकते हैं। मैं एक बात बोलूं? जाइए। मैं कह रहा हूँ ठीक है श्याम सलोनी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है अब पूरे तरीके से हमलावर है, लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं इस समय सवालों के घेरे में दिख रहा है, क्योंकि चुनाव दिया जाता है, लोकतांत्रिक देश का हम एक हिस्सा है,
लेकिन इस तरीके के जब मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है असमंजस की परिस्थिति जो है वो खड़ी हो जाती है। देखिए एकता जी, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता आज बैठ रहे हैं किसी भी चैनल पर, वो बहुत अभद्रता हिंसक रूप ले रहे हैं। खास करके जो महिला एंकर हैं, मातृशक्ति हैं, मैंने देखा है अंजना ओम कश्यप जी के साथ भी क्या है, उन्होंने चित्रा त्रिपाठी के साथ भी क्या है, रूबिका लियाकत के साथ भी उन्होंने हरकतें की हैं, आपके साथ भी बदतमीजी करते हैं, आपसे पहले बैठती थी उनके साथ भी। ये इनका प्रोपेगेंडा, सच बोलते नहीं है। आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। कई बार कोई तो पानी के हिंसक गिलास रूप तक नहीं फेंक दिए धारण लोगों करता ने। है। आप लोग सवाल विपक्ष का इनके जवाब जिले- दबाना इनके चाहते हैं। ठीक है बिल्कुल, श्याम बिल्कुल, सलोनी जी, बिल्कुल, राकेश जी हमारे साथ चर्चा में बिल्कुल, जुड़ने के लिए बिल्कुल, आपका बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, जहां वोटर अधिकार यात्रा की बात हो जो कि विपक्ष की ओर से की जा रही है या फिर तमाम सवालों की बात हो, तो आपको बता दें कि ये सवाल सिर्फ कन्नौज का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का भी है कि जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, अगर असली वोटर का नाम काटा जाता है और फर्जी नाम जोड़े जाते हैं, तो क्या यह लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं है? फिलहाल राजनीति अपने रंग दिखा रही है, लेकिन सच क्या है अब तक एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।